हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कैटलिस्ट और कैटेलाइसिस स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये सीखा था कि कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, प्रोमोटर क्या होते हैं, पॉइजन क्या होते हैं। नेक्स्ट आज हम लोग आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट और इसके मैकेनिज्म। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। heterogeneous catalyst। homogeneous and heterogeneous catalyst। सबसे पहले इसे आप लोग डिफाइन कर लीजिए, लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। इफ द कैटलिस्ट is present in the same phase as the reactants, it is called homogeneous catalyst. If the catalyst is present in the same phase of the reactant, is called homogeneous catalyst, and this phenomenon is called homogeneous catalysis। जस्ट इसका अपोजिट हो गया हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। इफ द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। तो चलिए पहले होमोजेनियस कैटलिस्ट के बारे में हम लोग सारी बातें सीख लेते हैं। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट में आपने देखा कि वह कैटलिस्ट जो जिनका फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट्स के सेम होता है तो वह होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाता है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ SO2 into SO3। जब SO2 को हम लोग SO3 में कन्वर्ट करते हैं तो इस सिचुएशन में यहाँ जो हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं वो वह NO लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस में होता है, फिर ये जो हमारा रिएक्टेंट है वह भी गैस में होता है और यह भी गैस में होता है। तो देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का जो फेज है वो वह सेम है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि यह NO एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है। दूसरा, यदि दूसरे रिएक्शंस, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो इस सिचुएशंस में जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वह NO होता है और यह भी गैस फेज में है। तो रिएक्टेंट देखिए, ऑक्सीजन गैस फेज में, CO गैस फेज में और ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया CO2। यानी यहाँ भी इस कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है वह रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट के इक्विवेलेंट है और ऐसे ही कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट वर्क विद द थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये पहले इंटरमीडिएट को बनाता है और उसके बाद में फिर वो ऑक्सीडाइज करता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था कि SO2, ठीक है, NO कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SO3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग इसी को देखते हैं कि SO2 SO3 में कन्वर्ट कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म ऑफ homogeneous catalyst। homogeneous catalyst
एक एग्जांपल हमने लिया SO2 जो कि गैसियस फेज में है, वह NO के प्रेजेंस में, होमोजेनियस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SO3 में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। देखिए मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये सबसे पहले ये ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्शंस करके NO2 में इसे कन्वर्ट कर देता है। यह गैस है, यह भी गैस है और यह भी गैसियस फेज में ही है। अब इसको आप बैलेंस करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले वो NO2 में कन्वर्ट होता है और यह NO2 इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट यहाँ पर बना लिया ये। तो ये इंटरमीडिएट जो बनाया यहाँ से, यह इंटरमीडिएट अब क्या करता है कि SO2 को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे अब ये SO2 जो कि गैस फेज में है, या NO2 को के प्रेजेंस में जो कि इंटरमीडिएट बना, इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा SO3 में और फिर से ये NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर से ये रीजनरेट होगा कैटलिस्ट, ये रीजनरेट हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। जैसा कि हम लोगों ने इस रिएक्शंस में देखा कि जब SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट होता है तो उसमें हम लोग कैटलिस्ट NO लेते हैं। तो ये NO पहले क्या करता है, NO2 में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट बनाता है और फिर ये इंटरमीडिएट जो होता है वह SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट अब देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। Heterogeneous catalyst. If the catalyst present in the reaction is in the different phase of the reactants, it is called heterogeneous catalyst। और heterogeneous catalyst इसके एग्जाम्पल्स, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देखिए आप NH3 लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, या आप हेवर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, इसका आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी ये हाइड्रोजिनेशन है। तो ये जो रिएक्शन कराया जाता है वो निकेल के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो निकेल क्या है, ये सॉलिड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस, एसिटाइलिन क्या है, गैस। तो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैस है, जबकि कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो ये जो एग्जांपल होगा वह जो कैटलिस्ट यहाँ पर होंगे वो वह हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाएंगे। नेक्स्ट अदर एग्जांपल, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, जैसे आपने नाइट्रोजन लिया, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करा रहे हैं। हेबर प्रोसेस में जब आप अमोनिया बनाते हैं तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है वो आयरन लिया जाता है और ये सॉलिड फेज में होता है, जबकि हाइड्रोजन गैस फेज में होता है, नाइट्रोजन गैस फेज में होता है। तो देखिए रिएक्टेंट गैस फेज में है और कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है, यानी कैटलिस्ट का जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट्स के सिमिलर नहीं है, इसलिए कैसा कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ये यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ढेर सारे कैटलिस्ट होते हैं जो कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं और होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं। अब हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट और थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। mechanism of heterogeneous catalyst।
गैसेस। तो यहाँ से क्या होता है कि होमोजेनियस कैटलिस्ट में जैसे मान लेते हैं हमने एक कैटलिस्ट लिया, या मैं इसको इस तरह दिखा रहा हूँ, मान लेते हैं ये कैटलिस्ट है, ये इनकी वैलेंसी है, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी वैलेंसी है जो कि अनसेटिस्फाइड है, और इस कैटलिस्ट की रिएक्शन हमें ए और बी के साथ करानी है, ए प्लस बी के साथ रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है वो वह कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज होता है। कैसे डिफ्यूज होता है वो देखिए। मान लेते हैं ये ए था, ए प्लस बी इसके सरफेस पर डिफ्यूज हुआ। और डिफ्यूज होकर क्या करता है, ये पहले डिफ्यूज होता है और डिफ्यूज होकर ये एडजॉर्ब्ड हो जाता है। फर्स्ट डिफ्यूज्ड देन एडजॉर्ब्ड। सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट होता है वो कैटलिस्ट के सरफेस की ओर डिफ्यूज होता है, इसकी ओर आता है, और आने के बाद में ये क्या होता है, एडजॉर्ब्ड हो जाता है। और एडजॉर्ब्ड होने के बाद में ये जो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट के बीच में। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये वीक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इस दिस वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद क्या होता है, ये कैटलिस्ट ऐसा बना देता है। अब फिर से अब क्या होता है, ये सभी के सभी ट्रांजिशन स्टेट में फिर से इस तरह आ जाते हैं। अब यहां से क्या होता है, डिजॉर्प्शन हो जाता है, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, फिर से कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। कैटलिस्ट और फिर से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट। यानी जनरली आप देख सकते हैं कि जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म होता है वो एडजॉर्प्शन एंड डिजॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्टेंट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द कैटलिस्ट, देन weak bond is formed between the reactants and catalyst। दोनों के बीच में एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ऐसे दोनों वीक बॉन्ड से अटैच्ड हो गए। अब ये वीक बॉन्ड से अटैच्ड होने के बाद में इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और यहाँ से फिर अब क्या होते हैं, ये बॉन्ड बना लेते हैं, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट में आता है, फिर से यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर डिजॉर्प्शन होता है, फिर ये ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या होती है कि कैटलिस्ट जो हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं वो एडजॉर्प्शन थ्योरी पर काम करती हैं। वो एडजॉर्प्शन थ्योरी पर उनकी मैकेनिज्म जो होती है वो बेस्ड होती है। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको खुद भी बुक्स में देख करके आप पढ़ सकते हैं। सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट,
सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का जो एग्जांपल्स है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है जियोलाइट। जियोलाइट सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, हेडिंग डाल लीजिए सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। और इसका सुटेबल एग्जांपल है जियोलाइट। अब ये जियोलाइट क्या होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट क्या होता है, एल्यूमिनोसिलिकेट्स। एल्यूमिनोसिलिकेट्स जो कि एक पोरस सब्सटेंस होता है और इसका फॉर्मूला होता है Al2 O AlO2 एल्यूमिनोसिलिकेट AlO2 होल X SiO2 SiO2 होल Y, और इसको ऐसे लिख दीजिए ZH2O। ये हो गया एल्यूमिनो सिलिकेट्स। और इसके जो जनरल फॉर्मूले होते हैं इसको इस तरह से लिखते हैं MXY N, इस तरह से ही होगा। जनरल फॉर्मूले हो गए एल्यूमिनो सिलिकेट्स को। जनरल फॉर्मूला ये क्या है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स। अब ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होता है, एक पोरस सब्सटेंस होता है, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। तो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये पोरस सब्सटेंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पोर्स होते हैं उनका साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो साइज हैं इनके, और ये जो कैटलिस्ट है इनके साइज हैं वो उसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। यदि फिट नहीं बैठेंगे तो फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब नहीं होंगे, और जब एडजॉर्ब नहीं होंगे तो फिर से वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। यानी जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का ZSM5। दूसरा एग्जांपल है ZSM5। ये जो है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का भी का ये एक एग्जांपल है ZSM5। जियोलाइट सेव, जियोलाइट सेव, इसका फुल फॉर्म है जियोलाइट सेव ऑफ मॉलिक्यूलर porosity ऑफ मॉलिक्यूलर porosity 5, इसके फुल फॉर्म है जियोलाइट सेव ऑफ मॉलिक्यूलर porosity 5। और ये सारे के सारे सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, यानी इसकी जो एक्टिविटी होता है वो इनके पोर साइज की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और वैसे कैटलिस्ट जिनका जो एक्टिविटी होता है वो पोर साइज स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, दिस वन इज कॉल्ड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। नेक्स्ट है एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट यह भी सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है। जैसे मान लेते हैं हमें दूध से दही बनाना होता है, ठीक है, तो इसमें बेसिलस एंजाइम हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरों को और भी कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम यही एंजाइम यूज करेंगे, नहीं, दूध से दही बनाने के लिए केवल यही एंजाइम का ही यूज किया जा सकता है, तो ये भी सेप सेलेक्टिव होगा, सेलेक्टिव एंजाइम है। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए ही पर्टिकुलरली यूज किए जाते हैं, सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट और सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो
ये था एक छोटा सा था, ये एंजाइम्स था सेल्फ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। और इसे इसमें कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं है, आप इसमें और भी रीडिंग डालेंगे बुक्स को, और आपको इसमें रीडिंग डाल करके आप एक बार फिर से और घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आपका कैटलिस्ट और कैटेलाइसिस आपका फिनिश हो जाता है। और इस चैप्टर्स में हम लोगों ने ये जो सरफेस केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए थे, ये चैप्टर हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि इसमें कुछ और भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ इंक्वायरी है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लूँगा। सो ओके, वेरी वेरी थैंक्स टू